Hello and welcome to Crux of SST. This is Chandan Kumar Jha. I am going to take new classes. And the next class is from the Revolution of France. फ्रांस की क्रांति से मैं नया क्लास शुरू करने वाला हूँ कि फ्रांस की क्रांति मैंने पढ़ा था कि जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस मैंने पढ़ा था 1830। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। उसमें मैंने बोला कि जो फ्रांस की क्रांति जो 26 जुलाई 1830 को जो हुआ था मेनली, और उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान था पॉलीग्नेक के ऑर्डिनेंस का था, कि उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होने लगा, जिसके कारण वो रेवोल्यूशन हुआ था। और फिर जो मैटरनिक का जो स्टेटमेंट था कि व्हेन फ्रांस एस्टनिजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये था, उसका मीनिंग ये था कि फ्रांस में अगर कुछ भी होता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से यूरोप के दूसरे राष्ट्रों पे पड़ता है। तो वही मैं पढ़ूंगा कि कहाँ कहाँ पर प्रभाव उसका पड़ा। फ्रांस की जो क्रांति है वहाँ पर हुआ तो अब उसका प्रभाव पड़ेगा, तो कहाँ कहाँ पर हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहाँ पर क्रांति हुआ? तो स्पेन में हुआ। स्पेन के बाद हो गया इंग्लैंड में, उसके बाद हुआ पोलैंड में, उसके बाद हुआ स्विट्जरलैंड में, इसके बाद होगा पुर्तगाल में, फिर बेल्जियम में। ये सारे जगहों पर क्रांति हुआ है, ठीक है, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुआ उसके बाद ये क्रांति सारे जगहों पर हुआ। तो मैं एक एक करके सारे क्रांति में, अब सब जगह पे जो क्रांति हुआ उस क्रांति में क्या क्या हुआ है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अब जो ये मैं सबसे पहला जो लिख रहा हूँ कि स्पेन, जब फ्रांस की क्रांति हुआ उसके बाद इसका प्रभाव सबसे पहले जो हो रहा है स्पेन में। जब नेपोलियन हारा था वाटरलू के युद्ध में 1815 में, जब वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में, वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन हारा, नेपोलियन के हारने के बाद स्पेन का जो शासक बना, जो किंग बना, वो फर्डिनेंड बना। वो बहुत बड़ा रिएक्शनिस्ट था, मतलब फर्डिनेंड बहुत बड़ा रिएक्शनिस्ट था। जनता इसके शासन से उब चुका था, नहीं तो इसके मतलब जो एनवाइड हो गया था इसके शासन से, उसके कारण फ्रांस की क्रांति से इंस्पिरेशन ले करके ही ये लोग स्पेन के शासक, स्पेन का जो शासक है फर्डिनेंड, उस पर प्रेशर डाला, और वहाँ पे प्रेशर के कारण ये रिएक्शनिस्ट जो फर्डिनेंड जो है वो वहाँ पे बहुत सुधार किया, और सुधार करने के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो थिंग्स है वो प्रिवेल करने लगा, कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स वहाँ पे आ गया, संविधान चलने लगा। नहीं तो ये फर्डिनेंड, ये किसके कारण हुआ? तो फ्रांस की क्रांति अगर नहीं होता तो स्पेन के आदमी ने इस पर दबाव नहीं डालता, फर्डिनेंड पर दबाव नहीं डालता, जिसके कारण ये वहाँ पे कुछ सुधार ही नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन आता ही नहीं तो स्पेन का हो गया। फिर दूसरा मैंने बोला कि बेल्जियम को 1815 में, 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ इसको एनेक्स कर दिया गया था, मतलब मिला दिया गया था बेल्जियम को। और जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड है वो बेल्जियम के साथ एक डिफीटेड नेशन के जैसा व्यवहार करता था, जैसे कि उसको हरा लिया है, तो डिफीटेड नेशन की तरह व्यवहार करता था। लेकिन यहाँ के आदमी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर के, जो जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस की उससे प्रभावित होकर के, उससे इंस्पिरेशन ले करके ये लोग यूनाइट हुए, बेल्जियम के आदमी यूनाइट हुए, और वहाँ पर 1830 में क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ, ठीक है। रिवोल्ट हुआ कहाँ पे? तो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे होता है। और ब्रुसेल्स में जो रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट होने के बाद ये लोग एक 1831 में क्या हुआ? बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम नीदरलैंड्स हो गया इसका। ये मतलब ये सब इसी की घटना के बाद। अब तीसरा घटना क्या था कि अब इंग्लैंड में क्रांति हुआ। इंग्लैंड में क्या हुआ? 1688 में इंग्लैंड में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, हो ही गया, 1688 की बात है। लेकिन उस समय वहाँ पर प्रभाव जो था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया, और लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड में
ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होने के बाद वहाँ संसदीय सरकार मतलब पार्लियामेंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो आ गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद भी उस पार्लियामेंट के ऊपर, उस संसद की संसदीय सरकार तो स्थापित हो गया था, लेकिन उसके बाद से उस पर प्रभाव जो था वो किसका था? नोबल्स का था, जो कुलीन वर्ग के लोग थे उसका था। और वहाँ पे जो वोटिंग राइट्स है वो लिमिटेड हुआ करता था। तो वोटिंग राइट्स लिमिट होने के कारण यहाँ के लोग क्या कर रहे थे? इस चीज़ का डिमांड कर रहे थे कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके बाद 1832 में एक पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक्ट पारित हुआ। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक्ट पारित हुआ। उस एक्ट के तहत सबको एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, मतलब जो लिमिटेड वोटिंग राइट था वो अब सबको मिल गया। नहीं तो ये लोग भी प्रभावित किससे हुआ? तो फ्रांस में की जो क्रांति जुलाई में हुआ था उसी से प्रभावित हो कि ये लोग भी इस चीज़ का डिमांड कर रहे थे। तो ये स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड में पढ़ा। फिर मैं पढ़ रहा हूँ पोलैंड के बारे में। नहीं, अब पोलैंड में क्या हुआ, फिर पुर्तगाल में क्या हुआ, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये हम पढ़ेंगे अभी पुर्तगाल के बारे में। तो पुर्तगाल की बात है और स्विट्जरलैंड की फिर बात होगी। तो पुर्तगाल में क्या होता है? पोर्टुगीज, और या पुर्तगाल मैंने लिख दिया। पुर्तगाल में ये 1828 में वहाँ का जो शासक है डोम मिंगुएल, ठीक है। डोम मिंगुएल रिएक्शनिस्ट है मतलब कि जो किसी भी प्रकार का चेंजिंग होने ही नहीं देना नहीं चाहता। लेकिन वहाँ के लोग फ्रांस के मतलब कहाँ के पुर्तगाली जो लोग हैं, जो पोर्टुगीज है, वो पुर्तगाली लोग जितने भी हैं वो जुलाई रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के, प्रभावित होकर के, ये इंटीग्रेट होकर के इस रिएक्शनिस्ट को वहाँ पर बेदखल कर दिया। और यहाँ पे इसके सत्ता पर एक और जो दावेदार था उसका नाम था डोम मिंगुएल का, उसके बाद नाम था डोम मिंगुएल और डोला मारिया। लोग ने डोला मारिया का साथ दिया, ठीक है, और इसको यहाँ से डिस्पोज्ड कर दिया, ठीक है, इसको डिथ्रोन कर दिया, मतलब इसको गद्दी से हटा करके, और डोला मारिया जो है वो यहाँ पर सत्ता में काबिज हो गई है। नहीं तो ये क्या है? एक प्रकार ये संविधान को मानने वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। नहीं, ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद अब आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पर क्या हुआ था कि स्विट्जरलैंड पर भी क्या था? स्विट्जरलैंड डिफरेंट कैंटन में डिवाइडेड था। नहीं मतलब छोटे छोटे कैंटन में डिवाइडेड था, और छोटे छोटे कैंटन में डिवाइडेड होने के कारण ये स्विट्जरलैंड जो था कि डिवाइडेड इनटू कैंटन में ये डिवाइडेड है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैंटन्स, ये लिख देते, डिवाइडेड इनटू कैंटन। और उस कैंटन के ऊपर क्या था कि जो नॉवेल्स है उसका प्रभाव हुआ करता था। नहीं तो यहाँ के लोग फिर इससे क्या किए, मतलब फिर फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर के इस पर क्या स्विट्जरलैंड पर भी क्या मतलब स्विट्जरलैंड के आदमी ने फिर इससे इंटीग्रेट, मतलब उसी घटना से प्रभावित होकर के फिर यूनाइट होने के लिए एक सा मुहिम चलाया, और उसके बाद जाकर यहाँ के आदमी भी इंडिपेंडेंस पा ली। नहीं तो पुर्तगाल हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, इसके बाद फिर मैंने पढ़ा स्पेन हो गया, इसके बाद इंग्लैंड हो गया, और पोलैंड के बारे में एक पढ़ा ना। तो पोलैंड वाला ये है कि पोलैंड जो 1815 की क्रांति के बाद पोलैंड जो रूस के कब्जा में चला गया था, तो रूस के कब्जा में जो ये पोलैंड गया था, तो वहाँ का जो शासक था, रशिया का जो शासक था जार अलेक्जेंडर सेकेंड। ये जार अलेक्जेंडर सेकेंड से ये स्वतंत्र, पोलैंड का जो शासक है जार अलेक्जेंडर सेकेंड से स्वतंत्र हो गया। मतलब पोलैंड का जो शासक जार अलेक्जेंडर सेकेंड जो है ये क्या था, एक प्रकार का रिएक्शनिस्ट है ये भी। तो इससे इंस्पायर होकर के ये अपना भर पूरा प्रयास किया कि ये वहाँ की जो स्पिरिट है, जो भावना है, उसको मैं दबा दूँ, लेकिन यहाँ के लोग वही जो जुलाई रेवोल्यूशन है फ्रांस के, इससे प्रभावित होकर के ये लोग भी इंडिपेंडेंस गेन कर लिए। नहीं तो ये हो गया मेरा। अब मैं पढ़ रहा हूँ कि कंसिक्वेंसेस ऑफ द जुलाई रेवोल्यूशन या कंसिक्वेंसेस ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस की क्रांति का जो कंसिक्वेंसेस है वो मैं पढ़ रहा हूँ, या इस इतने जगह पे जो क्रांति हुआ इसका हम कंसिक्वेंस आउटकम्स पढ़ रहे हैं, रिजल्ट पढ़ रहे हैं। तो रिजल्ट में मूल रूप से मैं 2-3 चीज़ लिखूँगा कि रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन,
पहले क्या था कि इट डज चेंज द थ्योरी ऑफ मैटरनिक which was theory of validity, वैधता का सिद्धांत जो था उसको प्रभावित किया। फिर वहाँ से इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन का रास्ता निकल गया, नहीं कि तो न्यू वे फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन का नया रास्ता निकल गया। नहीं, तीसरा ये कि मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा काम जो इसमें हुआ कि तो ये फ्रांस की क्रांति के कारण, या जो वहाँ पे जो क्रांति हुआ है पूरे यूरोप में, वो उस क्रांति के कारण ने ये मतलब फ्रांस की क्रांति ने क्या किया, दो भाग में पूरे यूरोप को डिवाइड कर दिया। मतलब दो भाग में डिवाइड कर दिया कि ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप split up into two parts, दो भाग में डिवाइडेड हो गया। तो एक तो था ईस्टर्न पार्ट, मतलब ईस्टर्न यूरोप, दूसरा है वेस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप में आ गया वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न, तो वेस्टर्न यूरोप में आ गया मतलब लिबरल गवर्नमेंट, और यहाँ पे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वेस्टर्न में आ गया, और ईस्टर्न में आ गया मोनार्की। ठीक है, वो रिएक्शनिस्ट या रिएक्शनिज्म को रिएक्शनिस्ट गवर्नमेंट या मोनार्की ही वहाँ पर रहा। ठीक है, ये तोड़ दिया इसको। फिर चौथी बात यहाँ पर ये कि वहाँ पर जो चर्च का प्रभाव है वो थोड़ा कम हुआ, कि ये रेवोल्यूशन रिड्यूसेस the influence of church and reactionist गवर्नमेंट। रिएक्शनिस्ट गवर्नमेंट और जो रिएक्शनिस्ट गवर्नमेंट और जो चर्च का प्रभाव, ये सारा चीज़, ये आउटकम्स है, इसका भी प्रभाव वहाँ पे कम कर दिया। नहीं, तो ये मुख्य रूप से मैंने रिजल्ट पढ़ा, ये इट्स ऑल आर द आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैंने इसको पढ़ लिया। इसके बाद हमको पढ़ना है, अभी अगला टॉपिक मुझे पढ़ना है कि ग्रीक का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। वेरी सून वी विल मीट टू ऑल ऑफ यू। और वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कि शेयर टू दिस चैनल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसके कारण वो भी उसका लाभ लें। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे।